हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव और इस आधार पर संक्रमण तत्वों की आक्सीय अवस्थाओं की जलीय विलयन में स्थायित्व के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि वास्तव में मानक इलेक्ट्रोड विभव मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए मान लिया हम एक बीकर लें और उस बीकर में एक इलेक्ट्रोड मीन्स एक धातु की क्षण को लिया गया। मान लिया ये जिंक धातु की क्षण है, जिसे इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया। कहाँ डुबो दिया गया? जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया। तो जब जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाएगा तो यहाँ पर देखा गया कि जो जिंक की क्षण थी वो इस विलयन के सापेक्ष जो है ऋणावेशित हो जाती है, और विलयन जो होगा यहाँ पर ये धनावेशित हो जाता है, जिससे क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होगा। तो इस विभवांतर या विभव में अंतर के कारण जो विभवांतर स्थापित होगा क्षण और विलयन के मध्य, उस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी। जैसे जिंक की क्षण ऋणावेशित हो जाती है, अगर इसी जगह पर कापर की क्षण को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो कापर की क्षण जो है धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से दो विपरीत विभव उत्पन्न होने से यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा है मानक इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड वो कब होता है? जब धातु की क्षण को जिस विलयन में डुबोया जाएगा वो 1 मोलर सांद्रता के विलयन हो। कैसा विलयन हो? 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाए, और यहाँ पर जो दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल दाब हो। जब धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तथा वायुमंडल दाब 1 atm हो, तो इस स्थिति में जो विभवांतर निकलेगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड विभव को हम मुख्यतः जो है इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन विभव के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो धातु है आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म में है, जब ये n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो ये क्या बन जाएगी? धातु के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए इस विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मानक अपचयन विभव बोलते हैं। मानक अपचयन विभव। और इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वो धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील मानी जाती है। तो ये तो हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि संक्रमण धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम लोग संक्रमण धातुओं के बारे में पढ़ के आए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने आयनन एंथैल्पी और जो है कणीकरण एंथैल्पी या कण एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं संक्रमण धातुओं या संक्रमण तत्वों के लिए। तो देखिए, जो संक्रमण तत्व जो होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पर मान लिया कोई एक मेटल है जो कि ठोस अवस्था में है, जब इसको हम जलीय विलयन में ले जाएंगे आयनिक फॉर्म में तो ये Mn+ एक्वस फॉर्म जलीय विलयन में जाएगा। तो क्या कोई भी ठोस सीधे जलीय विलयन में आयन दे सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो ठोस है इस ठोस को ऊर्जा देंगे तो ठोस अवस्था से ये गैस अवस्था में जाएगा। ठोस अवस्था में गैस अवस्था में जाएगा, तो ठोस से गैस में ले जाने के लिए हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर दी गई जो ऊर्जा होगी वो इसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। और ये मान धनात्मक होगा क्योंकि हम इसको ऊर्जा देंगे। क्या करेंगे? हम इसको ऊर्जा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अगर गैसीय अवस्था में हमारा परमाणु जो ठोस अवस्था में था वो परमाणु गैसीय अवस्था में आ गया है,
अब इस गैसीय अवस्था में परमाणु को हम क्या करेंगे, आयनिक अवस्था में ले जाएंगे। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ था आयन एंथैल्पी क्या होती है कि विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब गैसीय अवस्था में परमाणु है, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिखी गई हैं। इनके मान पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हम ठोस से गैस बना रहे हैं तब भी हमें ऊर्जा देनी होगी, और गैस से जब आयन फॉर्म में ले जा रहे हैं तब भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ये गैस अवस्था में जब आयन आ जाएगा, जब ये गैस अवस्था में आने के बाद जब ये जल में घुलेगा तो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, मुक्त करेगा जब जलीय विलयन में ये घुलेगा। ठीक है, तो एनर्जी मुक्त करेगा, तो यहाँ पर जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी ये इसका मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी। हमने देखा कि अगर कोई भी मेटल है उसे अगर हम जलीय विलयन में आयनिक फॉर्म में ले जाना पड़ता है तो हमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं देनी पड़ेंगी। पहले उसे ठोस से गैस अवस्था में, गैस से आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था से जो है आयनिक अवस्था से फिर जलीय विलयन में आयन के रूप में ले जाना होगा। तो 3 प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता हो गई। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट एनर्जी हो गई, टोटल आवश्यक ऊर्जा हो गई, वो कितनी हो गई, डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी हो गई, प्लस डेल्टा आयनन एंथैल्पी हो गई, और प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गई। इन तीनों का योग जो होता है वो कुल एंथैल्पी कहलाएगी। इस सॉलिड से एक्वस अवस्था में आयन को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एनर्जी जो होगी डेल्टा एच टी, ये टोटल एनर्जी जो होगी ये ऊर्जा जो होगी इन तीनों के योग के बराबर होगी। अब ये जो ऊर्जाएं हैं दोनों, जो तुम्हारी सब्लिमेशन एनर्जी है ये हम दे रहे हैं क्योंकि आयन में बदलने ठोस अवस्था में गैस अवस्था में संत जाएगा नहीं, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव हो गई। जो हम ऊर्जा देंगे वो पॉजिटिव होगी, बायस ऊर्जा दी जाएगी। यहाँ पर गैस से आयन में ले जाएंगे तब भी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए भी पॉजिटिव होगी। लेकिन जब हम गैस अवस्था में आयन को एक सॉल्यूशन में ले जाएंगे, विलयन में घोलेंगे जलीय विलयन में, तो ये ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर ये दोनों ऊर्जाएँ पॉजिटिव हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा प्लस मतलब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, ऐसे हमने लिखेंगे। ये हमारी हो गई उत्पादन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और ये आयनन एंथैल्पी, ये दोनों पॉजिटिव हो गई। ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव होती है। कौन सी, जल योजन ऊर्जा जो होती है ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखा ये गया है कि जो टोटल ऊर्जा जो होती है इसका मान नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कब हो सकता है कि जब हमारी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जल योजन ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा से अधिक हो। यदि डेल्टा एच टोटल का जो मान है का मान निगेटिव है, देन तो कब होगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी जल योजन ऊर्जा का मान कैसा हो, ग्रेटर देन हो। तो इन सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा से जब अधिक होगा तो ये मान ऋणात्मक, क्योंकि ये जल योजन ऊर्जा ऋणात्मक है और ज़्यादा होगी तो ये मान ऋणात्मक होगी। जैसे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी +2 है, आयनन एंथैल्पी +4 है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी -10 है। तो 4 2 6 6 में से 10 में से 6 चलेगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा। -4 का मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी टोटल ऊर्जा जो होगी ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार से यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और प्लस आयनन एंथैल्पी से। जब ये आयनन एंथैल्पी से कम होगा, ये मान कम हो जाएगा, तो जो जल योजन ऊर्जा है चूँकि ये ऋणात्मक होती है लेकिन इसका मान कम है, अब इन दोनों ऊर्जाओं का मान ज़्यादा है। उदाहरण समझते हैं, अगर सब्लिमेशन एनर्जी हमारे पास +5 है और आयनन एंथैल्पी +12 है, जबकि
जलयोजन ऊर्जा केवल -7 है, तो 12 5 17, 17 में से 7 चले गए, प्लस के 10 हो गए। प्लस के 10 का मतलब ये हो गया कि अब ये ऊर्जा धनात्मक हो गई। और जो टोटल ऊर्जा होती है, ये टोटल ऊर्जा ही, ये टोटल ऊर्जा जो है, ये टोटल ऊर्जा का जो मान है, ये मान ही मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारी जो है किसी भी ठोस अवस्था में जो परमाणु है उसको जलीय विलयन में आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा, वो अगर ऋणात्मक है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ऋणात्मक होगा। अगर ये ऊर्जा ठोस अवस्था में जो परमाणु है उसको जलीय विलयन में आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अगर ये धनात्मक होगी तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव भी धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है जो संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जाती है, जिसके लिए हमें 3 प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी 3D सीरीज है, यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन अभी बनेंगे। जो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हमने बताया कि इसका जो मान है वो टोटल जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है, आवश्यक ऊर्जा है ठोस अवस्था में परमाणु को उसको आयनिक अवस्था में, जलीय विलयन में आयनिक अवस्था में ले जाने के लिए, जिसका मान सब्लिमेशन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस जलयोजन ऊर्जा, तीनों के योग के बराबर होता है। तो देखा यह गया है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नियमित नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नियमित नहीं होता है। तो उसका कारण सीधा सा है, हम लोग पीछे आयन एंथैल्पी के बारे में पढ़ के आए हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इस जो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं स्कैंडियम से, जब हम जिंक की ओर चलते हैं तो कई ऐसे स्थान आते हैं यहाँ पर प्रथम व द्वितीय आयन एंथैल्पी जो होती है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ती है, पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी फिर बढ़ जाएगी। तो चूँकि प्रथम और द्वितीय आयन एंथैल्पी जो होती है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर जो E0 का जो मान होगा वो भी नियमित रूप से नहीं घटेगा। क्योंकि तो कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए E0 का मान रेगुलर नहीं होता है, नियमित नहीं होता है, क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक प्रथम व द्वितीय आयन एंथैल्पी व उत्पादन ऊर्जा का मान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। जब प्रथम व द्वितीय आयन एंथैल्पी व उत्पादन ऊर्जा नियमित रूप से नहीं बढ़ेगी, जिससे इसका जो मान है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी नियमित रूप से परिवर्तित नहीं होगा। ये जो है पहला क्वेश्चन भी है, पहला पॉइंट भी है मानक इलेक्ट्रोड विभव का। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जो तुम्हारी मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो कुल ऊर्जा के बराबर है। तो हम जब चलते हैं सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक की ओर, तो क्या होता है आयन एंथैल्पी बढ़ती है। जब आयन एंथैल्पी बढ़ेगी तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव मान बढ़ेगा, जिससे जलयोजन ऊर्जा का मान उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि डेल्टा H का जो मान है कुल ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव मान घटता जाता है, जिससे जो संक्रमण तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान घटता जाता है। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। क्यों घटता है? क्यों घटेगा? क्योंकि आयन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी संक्रमण तत्व हैं, चाहे 3D श्रेणी हो, चाहे 4D श्रेणी हो, 5D श्रेणी,
सभी संक्रमण श्रेणियों में केवल एक ही अपवाद है Cu से जब Cu सॉलिड से Cu2+ आयन बनता है तो इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका मान धनात्मक होता है। अन्य सभी तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं E0 Cu2+ Cu की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोड विभव है ये निर्भर करता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और जल योजन ऊर्जा का मान पर। ठीक है, तो हमने पीछे अभी बताया था तुम लोगों को कि यदि हमारी जो हाइड्रेशन ऊर्जा है, हाइड्रेशन जल योजन ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, अधिक ऋणात्मक है, इन दोनों ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी के योग से अधिक ऋणात्मक है, तो ये कुल ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, जिससे इलेक्ट्रोड विभव भी ऋणात्मक आएगा। लेकिन कॉपर के केस में देखा गया कि जो जलयोजन ऊर्जा का जो मान है, जलयोजन ऊर्जा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, इस ऊर्जा का जो मान था, ये मान ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी से कम हो जाता है। और चूंकि ये मान ऋणात्मक होता है, ये दोनों मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। जब जलयोजन ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो ये कुल ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाती है, जिससे E0 का जो मान है वो ऋणात्मक होने के बजाय कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है क्या कारण है कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है? तो उसके आंसर में लिखेंगे कि कॉपर के लिए जल योजन ऊर्जा का मान उसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी के योग से कम हो जाता है, जिससे जल योजन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाती है। जल योजन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाती है, क्योंकि दोनों का योग जो होगा, जो कि धनात्मक होता है, वो जल योजन ऊर्जा से अधिक हो जाता है। और जब इनका योग करेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों निगेटिव हैं, तो योग जब करेंगे, अभी बताया था, अगर हम प्लस का 5 है ऊर्ध्वपातन और आयनन है प्लस के 12, हाइड्रेशन केवल -7 ही है, तो 12 5 17 -7 = प्लस के 7। तो ये जो कुल ऊर्जा आ गई वो धनात्मक आ गई, जिससे हमारा इलेक्ट्रोड विभव भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। और धनात्मक होने के कारण कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होने के कारण ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर ही एक ऐसी धातु है जिसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होने के कारण ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो जो है हाइड्रोजन से कम हो जाती है। इसलिए ये अपचयित होने के बाद अपचयित न होकर जो है ऑक्सीकृत होती है, इसलिए जो है ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है। इसी प्रकार से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D संक्रमण श्रेणी में हमने बताया कि स्कैंडियम से जिंक तक जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान है वो नियमित रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तत्व हैं Mn, जिंक व Ni, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के इलेक्ट्रोड विभव E0 के जो मान होते हैं के मान अपने निकटतम तत्वों से उच्च हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, क्या कारण है कि मैग्नीज, जिंक और निकिल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान अपने निकटतम तत्वों से अपेक्षाकृत उच्च होते हैं? तो उसका देखिए कारण क्या है। देखिए उसका कारण ये है कि E0 का जो मान होगा Mn2+ Mn के लिए दिया जाए तो निगेटिव होगा। E0 का मान Zn के लिया जाए, Zn2+ Zn के लिया जाए तो भी निगेटिव होगा। तो इन दोनों तत्वों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जब ये Mn2+ अवस्था में जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5, और जब ये Zn2+ अवस्था में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10। तो होता क्या है कि Mn
2+ अवस्था में और Zn2+ अवस्था में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या होगा, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी कुछ कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जब घटेगा, धनात्मक मान घटेगा तो ऋणात्मक मान बढ़ जाएगा, जिससे कुल ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाएगा और E0 का मान कैसा होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो ये इसका आंसर हो गया कि मैग्नीज और जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान होते हैं और अपने निकटतम तत्वों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। क्यों? जैसे जिंक का ऋणात्मक है और कापर, उसके पहले कापर आता है, कापर का धनात्मक होता है। कापर का होता है मान, कापर TCU2+/Cu है तो होता है +0.34 और उसी जगह पर जिंक का लिया जाए, तो जिंक का जो होगा Zn2+/ जब Zn लेंगे तो ये होता है -0.76। अब देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया। तो उसका कारण यह है कि जो जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2+ अवस्था में 3D10 होता है, इसलिए अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण जो है आयनन एंथैल्पी जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे जो है ऋणात्मक मान बढ़ जाएगा। कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान बढ़ेगा, जिससे जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होगा। अब इसमें हमने लिखा हुआ निकिल, एक है निकिल Ni2+/ Ni, इसका भी मान ऋणात्मक होता है। तो इसका कारण स्थायित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3D8 इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की गई है इलेक्ट्रोड विभव के ऋणात्मक होने की। इसमें बताया गया है कि इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है का मान अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। Ni2+ की जो जलयोजन ऊर्जा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी में जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जिससे यह मानक इलेक्ट्रोड विभव को उच्च ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, संक्रमण तत्वों के मान इलेक्ट्रोड विभव के मान। यहाँ पर जो मान निकाले हैं हम लोगों ने, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था के निकाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान। अब हम लोग +3 ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे अब 3D संक्रमण श्रेणी के लिए Mn3+ से Mn2+ अवस्था में ले जाने पर इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में परिवर्तन। तो इसको समझने के लिए हम 2 उदाहरण समझेंगे। पहले मान लिया हमारे पास ये Mn है, Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अगर, आर्गन 18 4s2 3d5। यदि हम इसको Mn2+ अवस्था में ले जाएं तो आर्गन 18 आएगा, ये 3d5 है। अगर हम इसको Mn3+ अवस्था में ले जाएं तो आर्गन 18 आएगा और ये 3d4। ये अधिक स्थायी अवस्था है, अधिक स्थायी और कम स्थायी। तो देखा गया है कि यदि हम किसी भी आयन को अधिक स्थायी से कम स्थायी अवस्था में ले जाएंगे तो अधिक स्थायी से कम स्थायी अवस्था में ले जाने पर उसके इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो उच्च हो जाता है। तो अगर हम E0 का मान निकालें किसी भी मेटल में 3+ अवस्था से 2+ अवस्था में, ठीक है, 3+ से 2+ अवस्था में यदि अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो रहा है, विन्यास प्राप्त हो रहा है, तो E0 का मान उच्च होगा। अब इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे नंबर 1, E0 का मान Mn3+/ Mn
2 प्लस E0 का मान Zn3 प्लस ऑब्लिक Zn2 प्लस के लिए E0 का मान उच्च होगा और कैसा होगा, धनात्मक होगा। उच्च होगा और कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक होने का कारण क्या होगा, तो कारण ये है कि इनको अधिक स्थायी अवस्था से हम कम स्थायी अवस्था में जब ले जाएंगे तो यहाँ पर इनकी जो आयनन एंथैल्पी होगी वो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आयनन एंथैल्पी, क्योंकि अधिक स्थायी अवस्था में कोई आयन अधिक स्थायी अवस्था में रहना चाहता है और अधिक से कम स्थायी ले जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी जिससे जो कुल ऊर्जा जो होगी, जो भी बताया था, उत्पादन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और जल ऊर्जा का मान की अपेक्षा आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, जिससे E0 का मान उच्च होकर धनात्मक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन के रूप में आता है, क्या कारण है कि मैग्नीज और जिंक की +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए E0 का मान उच्च होता है या धनात्मक होता है। तो उसका आंसर यही होता है, क्योंकि ये Mn3+ और Zn+3 अवस्था में कम स्थायी होते हैं और Mn2+ अवस्था में और जिंक Zn2 अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं, जिससे इनकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होने के कारण E0 का मान धनात्मक हो जाएगा। अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, मान लिया स्कैंडियम, ये Fe ले लेते हैं। चलिए, Fe26 होता है आर्गन 18 4s2 और 3d6। आर्गन Fe को 2+ अवस्था में ले जाएं तो आर्गन 18 4 और ये 3d6 रहेगा, 4s निकल जाएगा। अगर हम आयरन को 3+ अवस्था में ले जाएं, 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में, तो हो जाएगा आर्गन 18 एंड 3d5। तो स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जब 2+ अवस्था में Fe है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब आर्गन 3+ अवस्था में आ गया 3d5 हो गया। ये क्या हो गया, अधिक स्थायी हो गया। तो जब कोई भी आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो +3 अवस्था में जब अधिक स्थायी होगा तो +2 अवस्था से +3 अवस्था में जाने के लिए उसे कम ऊर्जा की अवस्था हो, कम आयनन ऊर्जा की अवस्था होगी। मतलब यहाँ पर 2+ अवस्था में 3d6 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए तो 3d5 हो जाएगा, जिससे अधिक स्थायी हो जाएगा। तो कोई भी आयन कम स्थायी से अधिक स्थायी अवस्था में जाना चाहता है, और यहाँ पर क्या था, उल्टा हो रहा था, अधिक स्थायी से कम स्थायी में जा रहा था, इसलिए आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी, जिससे धनात्मक मान घट जाएगा। और धनात्मक मान जब घटेगा तो उस स्थिति में जो तुम्हारा मानक इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान आएगा वो निम्न हो जाएगा और ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जो है हम कह सकते हैं कि जब किसी भी आयन को +3 अवस्था से +2 अवस्था में बदला जा रहा है, +2 अवस्था में बदला जा रहा है, तो वहाँ पर वो कम स्थायी से अधिक स्थायी में जा रहा है, तो वहाँ पर इसका जो मान होगा E0 का मान वो कैसा होगा, निगेटिव होगा और निम्न होगा। कैसा होगा, निम्न होगा। इसके उदाहरण क्या हैं, तो पहला तो यही है कि Fe E0 का मान Fe3+ ऑब्लिक Fe2+ के लिए कैसा होगा, निगेटिव होगा और निम्न होगा। ठीक है, इसी प्रकार से E0 का मान स्कैंडियम 3+ ऑब्लिक स्कैंडियम 2+ के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा और निम्न होगा। तो स्कैंडियम के निम्न क्यों होगा, क्योंकि स्कैंडियम जब 3+ अवस्था में जाता है तो ये स्कैंडियम एक नोबल गैस, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है। इसको हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। स्कैंडियम 21 क्या होता है, आर्गन 18 होगा, ये 4s1 होगा और 4s2 होगा, 3d1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं स्कैंडियम से 2+ अवस्था में ले जाने के लिए, तो आर्गन 18 आएगा, आर्गन 18 आएगा और ये 3d1 आएगा। ये कम स्थायी है। लेकिन अगर हम स्कैंडियम को ले जाएं 3+ अवस्था में तो ये आर्गन 18 केवल रहेगा और ये 3d1 भी निकल जाएगा। तो ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, अक्रिय गैस। तो स्कैंडियम 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। किसका स्थान, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए
ये अधिक स्थायी होगा स्कैंडियम 3+ अवस्था में, अधिक स्थायी होगा स्कैंडियम 2+ अवस्था से। जो हमने बताया कि जब जो है 3+ अवस्था में कोई भी आयन अधिक स्थायी है, 3+ अवस्था में अगर अधिक स्थायी है तो E0 का मान निगेटिव होगा और निम्न होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि Fe3+ से 2+ के लिए E0 का मान निम्न होगा, E0 का मान निम्न होगा। इसी प्रकार से स्कैंडियम 3+ के लिए भी E0 का मान निम्न होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उच्च इलेक्ट्रॉन विभव दिखाते हैं, कुछ धातुएं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में निम्न मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिखाती हैं। तो उसके कारण यहाँ पर बताया गया कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कम स्थायी हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन विभव के मान उच्च होंगे, जैसे Mn3+ और Zn3+। लेकिन स्कैंडियम और Fe ये दो ऐसे तत्व हैं जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं, इसलिए इनके मानक इलेक्ट्रोड के मान जो होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे और निम्न होंगे, ऋणात्मक होंगे और निम्न होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी में सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो जो फर्स्ट या संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी है, संक्रमण श्रेणी में Mn सबसे हाईएस्ट दिखाता है +7 ऑक्सीकरण अवस्था। सेकंड या 4D संक्रमण श्रेणी में रूथेनियम Ru हाईएस्ट +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। और थर्ड संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी में ऑस्मियम सबसे हाईएस्ट +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। लेकिन साथ में यहाँ पर रेहनियम भी है एक तत्व जो -1 से +7 तक, मतलब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। उच्च ऑक्सीकरण संख्या ऑस्मियम की होती है, लेकिन रेहनियम -1 से +7 तक सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तत्व हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछा है फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी में सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था Mn की, सेकंड में रोहेनियम की, थर्ड में ऑस्मियम की हाईएस्ट होती है, लेकिन रेहनियम सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या का D ब्लॉक तत्वों के लिए परिवर्तन। अब हम लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।